फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी। आज हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी थीसिस लिखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, जहां आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने टॉपिक के बारे में। इसी प्रकार आपका सेकंड चैप्टर थीसिस का होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जहां आप देखते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे उससे रिलेटेड रिसर्चेस को रिव्यू कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो डेफिनेशन या परिभाषा क्या कहती है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर refers to an extensive, exhaustive and systematic examination of publications relevant to research project। यानी जो आपने अभी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड पिछले टाइम में कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक बैकग्राउंड मिलता है कि कैसे हमें अपने स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिसर्चेस हम अपने इस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। अब जानेंगे कि पर्पसेस क्या हैं, हमें क्यों जरूरत है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की। तो पर्पसेस हैं कि ये निर्धारित करने के लिए कि पिछले अध्ययनों में शोध कैसे किए जाते हैं। मतलब कि पहले रिसर्चर्स ने किस तरीके से रिसर्चेस कैरी आउट करे हैं, उन्होंने क्या-क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, किस तरीके से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया है। तो आपके करंट रिसर्च में ये एक आइडिया देता है कि आपको अपनी रिसर्च कैसे आगे लेके जाना है। सेकंड इज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि आप अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ले रहे हैं, या आप क्वालिटेटिव स्टडी ले रहे हैं, या आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी ले रहे हैं, तो किस तरीके से आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम किया अपने माइंड में, उसमें कौन से टाइप की स्टडी लगेगी, वो आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आइडिया मिलता है उस चीज का। थर्ड इज टू एग्जामिन रिसर्च डिजाइन, मेथडोलॉजी, मटेरियल्स, सैंपल्स, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस यूज्ड बाय अदर्स। यानी पिछले रिसर्चर्स ने क्या-क्या रिसर्च डिजाइन यूज करी, मेथडोलॉजी यूज करी, कौन सैंपल्स थे उनके, कितने सैंपल लिए, उन सैंपल से कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, टूल्स क्या-क्या यूज किए। तो ये सारी चीजें हमें आइडिया मिल जाता है हमारे पिछले पब्लिश्ड रिसर्चेस से। इसके बाद हमारा अगला पर्पस क्या है कि आपने जो स्टडी ली है करेंटली, और पिछले रिसर्चर ने जो करी है उस पे टॉपिक एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो हम पिछले रिसर्चर्स के वर्क से भी अपनी करंट स्टडी को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट आइडिया कॉपी नहीं करते। और पांचवा पर्पस है दूसरों द्वारा बताई गई कठिनाइयों की जांच करें। तो जब पिछले रिसर्चर्स आप पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि रिसर्चर लास्ट में कंक्लूजन चैप्टर में ये बताते हैं कि उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या-क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या-क्या डिलिमिटेशंस थे, और ये पर्टिकुलर रिसर्च किस तरीके से हम उसे और फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो अब अगर मैंने पिछला कोई रिसर्च पढ़ा और उसमें से हमने डिस्कशन निकाले, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो गाइडलाइन दी, उन्होंने क्या प्रपोज किया कि कैसे इसे आगे बढ़ाना है, तो हम उसको लेके हम अपने करंट रिसर्च में आगे बढ़ा सकते हैं उस चीज को। अब जानेंगे सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। तो फ्रेंड्स, दो सोर्सेज होते हैं जहां से हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिलता है। एक है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब जो व्यक्ति जिन्होंने खुद उस रिसर्च को किया है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जांपल, आपका नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल्स जो छपते हैं, तो वो क्या हुआ, वो हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ। और सेकेंडरी सोर्स क्या है, जो व्यक्ति जिन्होंने रिसर्च नहीं करी है लेकिन दूसरों के रिसर्च से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके अपने आप में एक समरी या कंक्लूजन या कोई क्रिटिक प्रेजेंट किया है, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो अगर अवेलेबल रिसर्च में से आपने कुछ उसमें से पॉइंट्स लेके अपने आप में कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो वो हो गया सेकेंडरी सोर्स। तो बेसिकली नर्सिंग में हम प्राइमरी सोर्स डेटा पे ही काम करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर आर टू: प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब जानेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप कहाँ-कहाँ से आपको मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, जर्नल से आप ढूंढ सकते हैं, काफी सारे नर्सिंग जर्नल्स आते हैं, जैसे नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का है।
तो काफ़ी सारे नर्सिंग से भी रिलेटेड जर्नल्स हैं, जहाँ से आपको काफ़ी सारे पिछले पब्लिश्ड आर्टिकल्स मिल सकते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होता है, जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो पहला उसमें लिखा होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको एक समरी देता है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें रिसर्चर द्वारा करी गई हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। फिर तीसरा होता है बिब्लियोग्राफी। जब आप किसी की रिसर्च पढ़ते हैं, तो उसके नीचे क्या होता है, काफ़ी सारे बिब्लियोग्राफी दी होती है, कि इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने कहाँ-कहाँ से लिटरेचर सोर्सेज़ लिए हैं। तो आप बिब्लियोग्राफी पे भी क्लिक करके आपको काफ़ी सारी दूसरे आर्टिकल्स की जानकारी मिल जाती है। फिर आता है एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज़ भी होती हैं, फिर लाइब्रेरी से और बुक्स से। तो काफ़ी जगह से आपको आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिल सकता है। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल बात, लेकिन अब जानते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या मायने रखता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस प्रकार है, अ स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान टीचिंग प्रोग्राम ऑन रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस अमंग बस ड्राइवर्स इन सिलेक्टेड कम्युनिटी। यानी हमें बस ड्राइवर्स पर अपना एक रिसर्च कैरी आउट करना है और ये जानना है कि अगर हम उन्हें कुछ पढ़ाते हैं अबाउट रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, तो उससे उनकी कितनी नॉलेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम किस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किस तरीके से हमें ढूंढना है, जब भी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रेम करते हैं, तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम किस तरीके से ढूंढेंगे, पहला हम ढूंढेंगे हेल्थ एजुकेशन टू बस ड्राइवर्स। कितनी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जो कि बस ड्राइवर्स पे हुई हैं रिलेटेड टू देयर हेल्थ एजुकेशन। वो अवेयरनेस भी हो सकता है, वो क्लिनिकल ट्रायल भी हो सकता है। तो पिछले कितने रिसर्चेस हैं, तो अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं हेल्थ एजुकेशन टू बस ड्राइवर्स रिलेटेड नर्सिंग रिसर्चेस, तो आपको कई सारे नर्सिंग रिसर्चर्स मिल सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन टू बस ड्राइवर्स। इसी तरह सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम किस टॉपिक पे ढूंढ सकते हैं, वो है रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो पहला हो गया हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड, दूसरा हो गया रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड, तीसरा हो गया हम अपने बस ड्राइवर्स की लाइफस्टाइल के बारे में भी पिछले जर्नल्स, पिछले एब्स्ट्रैक्ट से ले सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कॉजेज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में कितनी सारी रिसर्चेस हुई हैं पहले, तो उनको भी हम ले सकते हैं। और फिर स्ट्रेस ऑफ बस ड्राइवर्स, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम डिफरेंट पार्ट्स में अगर ब्रेक करें, तो हमें मिल जाएगा हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कितने टॉपिक्स पे हम ले सकते हैं। और हर हेडिंग के अंदर वो आपके थीसिस पे डिपेंड करता है कि आप 5 आर्टिकल्स ले सकते हैं, 10-10 आर्टिकल्स ले सकते हैं। तो जितना आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर को, उतना आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी और आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आगे ले जा पाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस प्रकार से है, अ स्टडी टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन बुकलेट ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल। मतलब क्या है, अगर हम एक इंफॉर्मेशन बुकलेट अपने डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन बुकलेट से पेशेंट्स की कितनी नॉलेज और प्रैक्टिस बढ़ती है रिलेटेड टू डायबिटीज केयर। तो अगर हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें, तो हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ इस तरीके से आ सकता है कि पहला हो जाएगा, हम पिछले रिसर्चेस देखेंगे जो किस पे हुए हैं, इंफॉर्मेशन बुकलेट ऑन डायबिटीज। तो हम जानेंगे पहले कितने रिसर्चेस हुए हैं। आप 10 रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, 20 रिसर्चेस पढ़ सकते हैं ऑन द टॉपिक इंफॉर्मेशन बुकलेट ऑन डायबिटीज। दूसरा आप देख सकते हैं पैरामीटर क्या है, वो है नॉलेज। दूसरा वेरिएबल है नॉलेज। तो नॉलेज रिगार्डिंग डायबिटीज पे कितने सारी रिसर्चेस हुए हैं पहले। और इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू डायबिटीज केयर, तो वो भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज, वो भी हम कर सकते हैं। डायबिटिक फुट पे कितने सारे रिसर्चेस हुए हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो किस ओर इंडिकेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके इतने हेडिंग्स में आएंगे, और इन हेडिंग्स के अंदर आप कितने कितने आर्टिकल्स रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं एक एक पैराग्राफ में। तो इस तरीके से हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर? हम क्यों करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर? A, to demonstrate that you can use internet. B, to provide research findings. C, to provide theoretical background to the study. D, to identify a research problem. तो इसका सही आंसर क्या है? सी, टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू द स्टडी, क्योंकि आपने जो अभी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है उसी के बेसिस पे आप पिछले रिव्यूज देख रहे हैं कि क्या क्या रिसर्चेस इस पे हुई हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रेजेंट स्टडी का एक बैकग्राउंड फॉर्म होता है। इसलिए करेक्ट आंसर है सी, टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू द स्टडी। सेकेंड एमसीक्यू है, अ लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स टू। वो हमारी किस तरीके से सहायता करता है? ए, bring clarity and focus to a research problem. B, improve the research methodology. C, broaden your knowledge base in your research area. या D, all of the above. तो friends, answer is D, that is all of the above, क्योंकि हमारे रिसर्च रिव्यू जो है हमें हर तरीके से हेल्प करता है, हमारी क्लैरिटी में, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्म करने में, हमारी मेथोडोलॉजी बेस को बढ़ाने के लिए, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें हमारा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 3, the main sources of review of literature for most students are, मतलब स्टूडेंट्स जब कैरी करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस है, सोर्सेस हैं जहां से वो रिव्यू कर सकते हैं? ए, बुक्स, डेजर्टेशंस, सुपरवाइजर। बी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। सी, बुक्स, जर्नल्स एंड इंटरनेट। डी, गूगल एंड विकिपीडिया। तो इनमें से मेन सोर्सेस जो आजकल स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं वो है बुक्स, जर्नल्स एंड इंटरनेट। तो ये एक सोर्स है मेनली जो कि हमें हेल्प करता है हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखने में। तो आंसर इज सी, बुक्स, जर्नल्स एंड इंटरनेट। फोर्थ एमसीक्यू है, अ गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर एम्स एट। गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें किस तरफ ले जाता है? सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स, generating research questions and validating those questions, और writing bibliography। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। तो जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें एक गैप मिलता है कि पिछले स्टडी और प्रेजेंट स्टडी में क्या जरूरत है हमें कैरी आउट करने की। तो आंसर इज सी, जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस। MCQ number 5. In conducting a literature review, the reader is least interested in which of the following information about a research study. तो रीडर या रिसर्चर किस चीज में कम रुचि रखता है? A, study results. B, opinions about research study. C, research variables. D, study methodology. तो फ्रेंड्स हमें वहां से रिव्यू ऑफ लिटरेचर से स्टडी की फाइंडिंग्स भी मिलती है, रिसर्च वेरिएबल भी मिलता है, मेथोडोलॉजी भी समझ में आती है कि कैसे रिसर्च करी गई। लेकिन ओपिनियन अबाउट रिसर्च स्टडी हमारे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है। तो हमें बाकी तीन ऑप्शंस तो मिलते हैं, लेकिन लीस्ट इंटरेस्टेड फैक्टर क्या है? ओपिनियंस अबाउट रिसर्च स्टडी। सो आंसर इज बी, ओपिनियंस अबाउट रिसर्च स्टडी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उसको कैसे लिखना है हमने एग्जाम्पल के साथ भी सीखा। तो इस तरीके से आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू दिस टॉपिक।